साथियों, स्वागत है आपका ओनली पीवाईक्यू में। बीपीएससी की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है और इस समय नई नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यह समझें कि बीपीएससी पिछले वर्षों में किस तरह के सवाल पूछता आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे बीपीएससी पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे बल्कि यह समझेंगे कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं, किन टॉपिक से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है और एग्ज़ाम से पहले हमें अपनी प्रिपरेशन में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सबका स्वागत है ओनली पीवाईक्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। आयरन ओर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बॉक्साइट पता होगा सबको, एल्युमिनियम का है, साइनाबर मरकरी का है, और यहाँ लिमोनाइट की बात करें तो वैसे आंसर इसका डी है। लेकिन देखिए, लिमोनाइट इसको ऑप्शन में देने के पीछे वजह क्या थी। एक आयरन का पहला एक और है आपका, एक हेमाटाइट हेमाटाइट है और दूसरा और है मैग्नेटाइट, और ये दोनों मोस्टली हर किसी को पता होता है। ठीक है, तो इसलिए लिमोनाइट इसलिए दिया है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, लिमोनाइट इसका और है। पहला आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। अब यहाँ पे देखिए, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की बात कर रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक पता है सबको क्या है, कि पहले इग्नियस बनता है फिर उससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जो लेयर बाय लेयर बनता है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक की बात करता है, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करता है और क्रिस्टल की बात करता है। चलिए एक एक करके तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले इग्नियस रॉक क्या होता है। इग्नियस रॉक होता है कि जब ये अर्थ सरफेस है और अर्थ के नीचे जो लावा पिघल रहा है, लावा पिघलने के बाद जो अर्थ सरफेस पे आता है, ठीक है, सरफेस पे आने के बाद वो कूल होता है, कूलिंग के बाद सॉलिडिफिकेशन में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। और कुछ पार्टिकल जो इसके अर्थ के इंटीरियर में ही ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर के रॉक्स बन जाते हैं, तो वो भी इग्नियस रॉक का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो 21 टाइप का रॉक है, तो इग्नियस रॉक का रॉक, इग्नियस टाइप ऑफ रॉक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके पीछे के कंसेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, मेटामॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है। मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक में जब वेदरिंग होता है हीट एंड प्रेशर की वजह से, तो वो मेटामॉर्फिज्म में तब्दील हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, और इग्नियस कुछ रॉक होते हैं तो वो सेडिमेंट्री में भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कट मोशन क्या है। अभी पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, पहले साइंस फिर ज्योग्राफी फिर ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो कट मोशन बेसिकली ये है कि अब डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। यहाँ पे अगर समझ में आए तो हिंदी में देख सकते हैं, सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही कट मोशन है। तो आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको डिलीट कर दे, पहले साफ कर दे। हाँ चलिए, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 12 भी है और 11 भी है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें। ठीक है, आंसर इसमें से कब होगा, जब जॉर्ज पंचम आया था इंडिया में तो उसने अनाउंसमेंट किया था 1911 को। ठीक है, 11 को अनाउंसमेंट किया गया था, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन मोस्टली जब कब शिफ्ट हुआ था तो 1912 याद रखेंगे, 1912 को शिफ्ट हुआ था। ठीक है, और इसका डिटेल एनालिसिस एक बार करके देखते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बनने की संभावना हो तो किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 1911 के कांग्रेस सेशन की बात कर सकता है ये, कि 1911 में कांग्रेस सेशन जब हुआ था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। तो याद रखेंगे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे बिसेन नारायण धर। बिसेन नारायण धर वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी हो सकता है, तो याद रखेंगे ये कलकत्ता में हुआ था। 1911 में प्रेसिडेंट कौन था, बिसेन नारायण धर थे। कहाँ हुआ था सेशन, कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रगान यहीं पे गाया गया था 1911 वाले सेशन में। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, ऑप्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ इसी पेपर में, आगे हम दिखाएंगे आपको। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। ऑप्शन पढ़ते हैं। 2 एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये पहले था कि 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा।
लेकिन अब एक क्या किया गया है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंग्लो इंडियन को लेकर के बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, जब पेरेंट्स में से कोई एक, खास करके फादर ब्रिटिश होता है तो उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो करंट ओरिएंटेड उतना फ्रूटफुल है नहीं, वैसे भी ये टॉपिक है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये स्टैटिक सब्जेक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे कि जो करने चाहिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो अब ये पूरा फैक्चुअल है, या तो आप स्किप करते हैं या फिर पता है तो अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये उस टाइम के करंट के क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी करंट है। हाँ ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हम कुछ जो लॉजिक पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद कुछ लॉजिक निकल करके आते हैं, उनको हम लगाने का काम करेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये देखिए, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें नहीं पता है, तो आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। बीपीएससी के अभी तक पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि जो एक जैसे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए AgNO3 एंड FeSO4, ये जो दिख रहा है ये लगभग एक जैसे हैं। एक जैसे है नहीं, एक जैसे दिख रहे हैं, ऑप्शन में दिख रहे हैं। उस तरह से नहीं समझिएगा कि एक जैसे है, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आप अगर अटेंड करना है तो बी एंड डी में से किसी एक को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 50-50% आ गया, प्रोबेबिलिटी इसकी 50-50% आ गई, तो यहाँ पे अटेंड करना बनता है। तो इन दोनों में से कोई एक अटेंड कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर बी है इसका आंसर। अगर करना चाहे तो इस तरह से करके दे, मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 50-50 तक आसानी से 50-50% प्रोबेबिलिटी पे आसानी से पहुँचा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बेहुला फेस्टिवल, ये तो पता है आप लोगों को कहाँ का है, ये भागलपुर का है। हीट ट्रांसफ़र दैट डजंट रिक्वायर मीडियम इज कॉल्ड क्या। देखिए कन्वेंशन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कन्वेंशन क्या है, कंडक्शन, जो हीट की बात कर रहे हैं, हीट 3 प्रकार का होगा ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि कोई जब रे ऑफ लाइट या कोई भी चीज़ एक सतह पे पड़ता है तो टकरा करके वापस चला जाता है, वो रिफ्लेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि लाइट ही हो, साउंड भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के संपर्क में आने के बाद जब गर्म हो जाती है वर्टिकली या फिर किसी तरह से, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे रेडिएशन की बात करता है। रेडिएशन तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या है? जैसे रे ऑफ लाइट हो गई, ठीक है। तो ये भी तो एक रेडिएशन है, एक्सरे है, उसमें भी रेडिएशन है, ठीक है। तो वो भी हीट का एक प्रकार ही है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इसका आंसर भी है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज के लिए हम लोग सोचते हैं, एक इसका हीट का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग अबडक्शन बोलते हैं। अबडक्शन तो अबडक्शन क्या हो, जब हॉरिजॉन्टल रूप से कोई चीज़ गर्म होती है, हॉरिजॉन्टली गर्म होती है, उसको अबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड सेक्रेटेड इन द स्टमक। नाइट्रिक एसिड स्टमक से नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्टमक से सेक्रेट नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100% स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही निकलता है जो खाने को पचाता है। और यहाँ पे हम आइए एक चीज़ और देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि इतना एसिड, खतरनाक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेट में रहता है तो नुकसान क्यों नहीं पहुँचाता। तो एक होता है म्यूकस, जहाँ पे होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। एक प्रकार की झिल्ली है, वो ये जो झिल्ली है, म्यूकस झिल्ली, ये प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर है जो हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से प्रोटेक्ट करता है, सीक्रेट नहीं होने देता है एकदम, मतलब अंदर नहीं होने देता है, अंदर ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे और देखने की बात करें थोड़ा सा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और इसमें हम लोग मिला देते हैं नाइट्रिक एसिड को मिला देते हैं NO3 को 3:1 में। तो ये पता है, ये बन जाता है आपका रॉयल वाटर सोना को साफ़ करने के लिए, सोना गोल्ड हो गया, गोल्ड को साफ़ करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन पता है विवेकानंद जी ने बनाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो कब बनाया था? अब देखिए यहाँ पे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने बताया था कि जो 2 ऑप्शन दिखे उसमें से होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 50-50 पे आ गए,
मतलब आपको ये 100% अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। 50-50 पे आ गया, ठीक है जी। या तो बी होगा या फिर सी होगा आंसर। अब यहाँ पे तुक्का भी लगाएंगे तो बी और सी में से किसी एक पे लगाएंगे, लेकिन पता है आपको कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो आंसर शुड बी सी। आगे देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनोग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो इस उस टाइम पे न्यूज़ में था, और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वैसे पटना में है, तो पता भी है पटना में। और भी कुछ याद है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। पटना में वहावी जो मूवमेंट है, आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी वहावी आंदोलन की, तो ये भी एक चीज़ उससे रिलेट कर सकते हैं। दरभंगा की बात करें तो मिथिला रीजन में विद्यापति ने किसानों का नेतृत्व किया था वहाँ से। गया की बात करें तो गया को अभी एक चीज़ मिला है जिसको जीआई टैग मिला है, पत्थर कटी ब्लैक स्टोन के लिए मिला है। मुंगेर को पता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू डिस्कस कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करें, समझने की कोशिश करें, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। जैसे मुंगेर की बात करें तो मुंगेर राजधानी किसने शिफ्ट किया था वहाँ से, बंगाल से, तो मीर कासिम भी यहाँ से याद रख सकते हैं। हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये बन करके आ जाए कि मीर कासिम ने राजधानी कब शिफ्ट किया था या कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था, तो मीर कासिम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये तो थोड़ा डीप हो गया, लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक सा दो आर्टिकल है, ये सबको पता है, लेकिन कौन सा है ये थोड़ा करना मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल होगा, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसका जो आंसर है वो सी है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट ब्रिंग सॉइल फ्रॉम डार्क साइड ऑफ द मून इन द जून 2024। ऑब्वियसली बात है चाइना होगा। अगर कंफ्यूज भी होगा कोई, अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा मान लीजिए कि टॉप है, क्वेश्चन अटेंड कैसे करेंगे, तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे ना, इंडिया नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा। रही बात चाइना एंड यूएसए में, तो इनमें से आप किसी एक की तरफ जा सकते हैं, ये टोटली 50-50 है, या तो चाइना या फिर यूएसए मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है। तो गैरो हिल्स पता ही आपको नॉर्थ ईस्ट में है, गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, तो पहले ये आ जाएगा, और एक से शुरू होने वाला यहाँ पे एक ही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेट K2, तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हु among the following who has been speaker of Lok Sabha prior his election as president of India। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, टोटल थोड़ा सा आपको मेहनत करने पड़ेंगे, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर, इसमें कुछ प्रूफ करने वाला नहीं है। नीलम संजीवा रेड्डी इसका आंसर है, याद रखेंगे। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, कब दिए थे, करो या मरो का नारा कब दिया था और किसने दिया था, देखते हैं किसने दिया था भाई। सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं जी, ये तो सरासर गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था। जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं। गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यही आपका सही आंसर है, गांधी जी नहीं दिया था करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सुभाष चंद्र बोस जी से यहाँ कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। 1938 में वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। फिर 1939 में, ठीक है, 1939 में वो चुने जाते हैं, मेजोरिटी उनके साथ रहती है, लेकिन गांधी जी के कहने के बाद वो रिजाइन कर देते हैं और उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बनते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। 1939 में राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे कांग्रेस के, वो कौन थे, तो पत्ताभी सीतारमैया याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट का है, आगे चलते हैं। हु रोट न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। अब ये टोटली आपका फैक्चुअल है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन तक कैसे जाइएगा। यहाँ पर देखिए कौन लिखा है, तो एक ही लिखे होंगे, एक ही आदमी लिखा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मैंने ऊपर भी बोला था, किसी क्वेश्चन में मैंने बोला था कि दो चीज़ें एक जैसे दिखेंगी, घोष, तो वो आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए अरविंदो घोष एंड मोतीलाल घोष, तो अगर आप जाना चाहें तो 50-50 पे तो आ गए, 50-50 पे आ गए, तो आपको 100% बी या सी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, 100% करना है। तो आप या तो बी की तरफ जाइए, अरविंदो घोष की तरफ जाइए, या मोतीलाल नेहरू की तरफ जाइए, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा आपका 100%, बी या सी, कोई एक सही हो जाएगा। वैसे इसका आंसर बी है।
अब देखिए क्वेश्चन उस टाइम पे न्यूज़ में रहा था, तो न्यूज़ में रहा था तो स्वीडन एक देश था, एक तीसरा देश था जो नाटो को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि नाटो है क्या। नाटो है एक 30 देशों का एक समूह है, 30 देशों का एक समूह है, ठीक है। इसको बनाया इसलिए गया था कि अगर कोई दुश्मन देश किसी इस नाटो के मेंबर पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ये तीसों के तीसों मिल करके उसको मारेंगे। ये इसका सिद्धांत है, इस नाटो का ये थियोरी यही कहती है कि ऐसा किया जाएगा चाहे जो भी चीज़ है। तो स्वीडन बना था, लास्ट मेंबर वही बना था। आगे देखते हैं। द मीटर दैट यूज इन मेजर द डिस्टेंस मूव बाई व्हीकल इज नोन एज, ये साइंस का क्वेश्चन फिर आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को तोड़ते हैं हम लोग। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड को नापने के लिए काम में आता है, ठीक है। एमीटर पता है, इलेक्ट्रिसिटी। ओडोमीटर, क्रोनोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर आपका, ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर टोटली आपका ये डिस्टेंस को मेजर करता है। क्रोनोमीटर का है एक्यूरेट टाइमिंग, जो टाइम को मेजर करता है एकदम एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड वाइज, ठीक है, उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं। मतलब एक घड़ी की तुलना में एकदम एक्यूरेट होता है, उसको क्रोनोमीटर बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि आने वाले बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में एडी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसआई हो गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने अगर इसको तुक्का भी अगर लगाना है, एक गेस करना है कि कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, मैंने डिस्कस किया है कि अगस्त 1946 एंड अगस्त 1946, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आपका ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अगर आपको, अगर मान लीजिए कि गेस भी करना है, अगर आप गेस कर रहे हैं, ठीक है, तो गेस भी कर रहे हैं तो अगस्त 16 अगस्त को मारेंगे या 14 अगस्त को मारेंगे। 15 अगस्त 1947 पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर PYQ को अच्छे से आप एनालिसिस कर रहे हैं तो या तो 16 अगस्त मारेंगे या फिर 14 अगस्त मारेंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर 16 अगस्त है, लेकिन आइए थोड़ा सा इसके पीछे के कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 22 दिसंबर 1939, सॉरी 22 दिसंबर 1939 को पाकिस्तान मुक्ति दिवस मनाता है, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को पाकिस्तान मुक्ति दिवस मनाता है। मुक्ति दिवस इसलिए मनाता है कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, उसके उपलक्ष्य में ये मुक्ति दिवस मनाता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ आता है 1940 का, 1940 का दूसरा चीज़ आता है। 1940 में प्रेसिडेंट थे हमारे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो इस बात से भी आप लोग याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आज़ाद साहब पहले तो 1940 में प्रेसिडेंट थे। और उसी टाइम पे एक और बैठक हुई थी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी और उसमें डिमांड किया गया था पाकिस्तान का डिमांड किया गया था 1940 वाले मुस्लिम लीग के बैठक में। विडंबना देखिए, विडंबना ये है कि ये भी लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, ठीक है। और विडंबना देखिए 1929 में हमारे यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे ये डिमांड किया गया था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। और ये 1940 में लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान का, ठीक है। तो वहाँ पे 23 मार्च, एक मिनट, लेट्स रिमूव दिस, 1940 में ये मांग करते हैं पाकिस्तान का। तो 23 मार्च याद रखेंगे, 1940 को ये पाकिस्तान दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाते हैं। हम मुक्ति दिवस तो पता ही 1946 को मना रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। Which two words have been incorporated in the preamble 42nd Amendment Act 1976? कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? वैसे 2 वर्ड नहीं, 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? रिपब्लिक एंड सेक्युलर, नहीं रिपब्लिक पहले से था, यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं। सेक्युलर को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया था। डेमोक्रेटिक पहले से था, सोशलिस्ट को 1976 में जोड़ा गया। सेक्युलर और सोशलिस्ट ये 2 वर्ड हैं, इसको 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था।
इसके साथ एक और वर्ड था जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से जोड़े गए थे? सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए थे। उसके बाद से प्रियम्बल अभी तक चेंज नहीं हुआ है, अमेंडमेंट नहीं किया गया है उसमें, क्योंकि अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? अब यहाँ पे फिर साइंस आ गया। चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं क्या है, क्या सवाल है, क्या सवाल नहीं। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा? कह रहे हैं कि विच हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम के स्ट्रक्चर को किसने दिया था? तो यहाँ पे जे थॉमसन है, आंसर इसका जे थॉमसन है। नील्स बोर ने अलग थियरी दिया, एटॉमिक मॉडल इनका अलग है। ये कहते हैं नील्स बोर कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये जो है, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, इसी ऑर्बिट पे घूमेगा। एक और ट्रिक है, अगर थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, अदरवाइज सही है। अगर आप याद करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड नाम दिया था, गोल्डस्टीन उनका प्रॉपर खोज किया था, और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर थॉमसन है, थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन साहब थे, प्रोटॉन। अब क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी ये भी हो सकता है, किसी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कितने होते हैं, तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, तो इलेक्ट्रॉन में केवल नेगेटिव चार्ज लगा देता ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Size of Council of Minister has been restricted to 15% of membership of Lok Sabha by which constitutional amendment act? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि चाहिए हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? हालांकि इसका आंसर डी है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004 में ये कर दिया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज रहेगा, टोटल जो मेंबरशिप है लोकसभा की जो 545 है, उसका 15% से ज़्यादा नहीं किया जाएगा इसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उस टाइम के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट, ये भी करंट के ही हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। नहीं, डाल्टन ने रेडियोएक्टिविटी का लॉ नहीं दिया है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा अगर गलत करें तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीसरा सारे में है। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवरसेन वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करने हैं। मान लीजिए कि आपको नहीं पता, हमें नहीं पता 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था? नहीं पता है मुझे कि था कि नहीं था। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक था। अरे होगा, मुझे नहीं पता है, आगे देखते हैं। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ठीक है, उत्तराधिकारी बने तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी बने होंगे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं मिलता है, जो भी है ठीक है, जो भी जैसा भी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये पढ़ने में कैसा लग रहा है, सही लग रहा है आपको? उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था, फैला हुआ होगा, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है, सही मान लिया। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे। हाँ ठीक है भाई, पिता के बाद तो उत्तराधिकारी तो वही होंगे ना, अगर पिता विंध्य शक्ति हैं तो उत्तराधिकारी तो वही होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए बी और सी मान लेते हैं, आप सही है। बी और सी किसी में नहीं है, बी और सी एक साथ किसी में नहीं है, केवल इसी में है। बी और सी इसमें है, केवल बी और सी इसमें, तो बी और सी इसमें है, तो यहाँ पे 50-50%
बन रहा है 50-50%, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो आप अगर मान लीजिए कि गेस करना हो, क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, गेस करना है कैसे करना है, तो आप बी और सी की तरफ जा सकते हैं टोटली। अब ये इंडिपेंडेंट डिसीजन आपका रहेगा कि बी की तरफ जा रहे हैं कि सी की तरफ जा रहे हैं, सॉरी डी की तरफ जा रहे हैं कि सी की तरफ जा रहे हैं। तो हालांकि इसका आंसर डी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं है। अगर 50-50 पे आ गए तो क्वेश्चन अटेंड करना ही है, चाहे कैसे भी हो, कैसे भी करें। अब देखिए यहाँ पे अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत। कौन अकाउंट को मेंटेन करता है जी पंचायत के? आर्टिकल दे रखा है 243J। अब बताइए स्टेट लेजिस्लेचर तो मेंटेन करेगा नहीं, पार्लियामेंट ये पंचायती राज में क्या करने आएगी? जाहिर सी बात है पार्लियामेंट को एलिमिनेट कर दीजिए पहले। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों करेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों करेगा? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना। स्टेट लेजिस्लेचर करेगा नहीं, पार्लियामेंट है नहीं। अगर ऑप्शन आपको लगाना भी होगा तो ए और सी की तरफ जाएंगे। तो हालांकि इसका आंसर जो है, आंसर है इसका सी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि 243 आई में दिया गया है। देखिए पंचायती राज से कुछ आर्टिकल्स पूछते हैं, जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट मी चेंज माई पेन। देखिए एक पूछता है 243 के जिसमें इलेक्शन कमीशन है, पंचायती राज के, ठीक है। उसके बाद आता है 243 आई जिसमें फाइनेंस कमीशन है, और एक पूछता है 243 डी, ठीक, डी फॉर डिमांड मतलब रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है उसमें, उसकी बात करता है 243 डी। अब मोस्टली यही पूछता है कि किस में क्या है, क्या किस तरह से है, जो भी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA। अब देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लिटरली बताएं तो मुझे इसका आंसर नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए पहले पिछले कुछ PYQ करते समय हम लोगों ने देखा था कि ये जो PYQ अगर एक साथ दो ऑप्शन दिख रहा है तो संभावना ज़्यादा है कि वही आंसर होगा। पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, अब देखिए इसको पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, केवल ये नाम चेंज किया है, पब्लिक की जगह पर पेट्रोल कर दिया है, ठीक है। तो ये जब दो मिल रहा है, और तो अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो आयोग लगभग उसी तरह से सेट कर रहा है पेपर को, ठीक है। तो पब्लिक कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ये क्या होता है भाई, थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है ठीक से। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ये ज़्यादा लग रहा है। अगर तो आपको गेस भी करना है ना तो A और D में से करेंगे, कोई भी करना है तो A और D में से करेंगे। ये पार्टिकुलरली टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में, किसके तरफ आप जा रहे हैं, तो आंसर उसका D होगा जो आप लोगों को लग रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, इसको चलिए देखते हैं। हु डिसाइडेड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो कोई MLA है वहाँ के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको कौन डिस्क्वालीफाई करेगा फॉर मैटर अदर देन दोज इन 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल के बाहर है उसको कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन ये है, गवर्नर, हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया है, वो स्पीकर लगा दिया है, जबकि ये बोल रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर अदर देन दोज 10th शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल के बाहर है। तो जाहिर सी बात है इसको अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो इसको गवर्नर करता है, और यूनियन लेवल पे उसको प्रेसिडेंट करता है। अगर 10th शेड्यूल की बात हो, 10th शेड्यूल की अगर बात हो तो वो स्पीकर करता है, जो दल बदल कानून हम लोग कहते हैं, तो उसको स्पीकर करता है। तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई 2/3 मेंबर एक साथ जा रहा है, एक साथ किसी पार्टी में इंटर कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो एक्सेप्शन है उसका, ठीक है। हाई कोर्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से ऑप्शन, कुछ चीज़ें को रिवीजन करना है हम लोग को, तो कैसे करेंगे? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। गवर्नर की बात कर रहे हैं तो गवर्नर से हम लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। और ओनली गवर्नर एक होगा, देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, एक गवर्नर होगा। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और एक स्टेट में गवर्नर होगा वो कनाडा से लिया गया है, जिसको हम लोग जहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर भी लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। 62 ईयर इसका टेन्योर होता है। और इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी
जज के रूप में या वकील के रूप में 10 साल कम से कम प्रैक्टिस किए होना चाहिए हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। अब एक चीज़ और आती है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 10 साल का प्रिपरेशन चाहिए, वकालत चाहिए कम से कम वकील के रूप में। अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कम से कम 7 साल एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस किए होने चाहिए, मिनिमम 7 साल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे बात आ रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है, किस चीज़ का चुनाव कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग याद रखेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज का चुनाव कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज का चुनाव कराता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग ECI बोलते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है, वाइस प्रेसिडेंट, MLA और लोकसभा का चुनाव कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूनियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बात को याद रखेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यही अंतर है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट में पंचायतों का चुनाव की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर? प्लीहा, स्प्लेनिक फीवर को हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे देख लेंगे, प्लीहा ज्वर कहा जाता है इसको। तो ये किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? तो ये डायरेक्टली आपको याद ही करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंथ्रक्स बोलते हैं इसको, एंथ्रक्स इसके कारण होता है। बाकी टाइफाइड पता ही है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? अभी अब यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो रिवर है इसमें से एक दूसरे से डिफरेंट कौन है, कैसे है, किस तरह से है? तुंगभद्रा जो है कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है, महानदी पेनगंगा और नर्मदा। आप सबको पता होगा कि नर्मदा एकमात्र ऐसी रिवर इन चारों में जो दिया गया है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और वेस्ट की तरफ बंगाल की खाड़ी में ना जाकर के ये अरबियन सी में जाकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा महानदी आपको पता ही है छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा होते हुए आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और पेनगंगा भी बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है। तो एकमात्र यही इसका आंसर ए होगा। नर्मदा जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? इसमें से कौन सा कारण है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? अगर हिंदी इसका देखना चाहे तो हिंदी भी देख सकते हैं। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में किस कारण से होता है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। मतलब इसका आंसर सारा का सारा होगा, डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजन है माइग्रेशन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? अब फराजी मूवमेंट क्या है, इसके पीछे हम लोग समझते हैं क्या है, किस तरह से। फराजी वहावी मूवमेंट की बात करें, वहावी सैयद अहमद बरेलवी, आपने सुना होगा। वहावी मूवमेंट की बात करें तो इसको लीड किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। पटना में इसका लीड किया था इनायत अली और विलायत अली में, इनायत अली और विलायत अली, ठीक है। फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट एक तरफ का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म बोल सकते हैं। वहावी मूवमेंट की बात करें तो इसको पटना में इनायत अली और विलायत अली ने इसको लीड किया था और मास लेवल पे, इंडिया लेवल पे इसको सैयद अहमद बरेलवी ने लीड किया था। हालांकि इसका फराजी की वहावी आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर ए है। ये फराजी, वहावी के बारे में नहीं पूछ रहा है, फराजी के बारे में पूछ रहा है। और सैयद अहमद बरेलवी की बात करें तो वो वहावी था, याद रखिएगा इस चीज़ को। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय पीजेंट शाहजानंद सरस्वती पब्लिश विच न्यूज़पेपर? लोक संग्रह फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग का एक अलग सीरीज लाया जाएगा, उसी में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जीएस के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? जब वो 1939 वाले कांग्रेस सेशन से रिजाइन कर देते हैं तो उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो 4 का ये हो जाएगा और 4 का ए किस में है?
ए और सी में, तो ए और सी हो गया। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। दूसरा का सी इसमें भी है, दूसरा का सी इसमें भी है, मतलब अभी भी 50-50 पे है, 50-50 पे है हम लोग अभी भी। अब देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। मतलब तीसरा का डी इसमें एक में है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आगे देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जब आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें पाएंगे कि जिस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिखा है, सब कुछ लिखा है, वो आंसर होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट लिखा है, कुछ और लिख देता जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, इस तरह से लिख देता जम्मू एंड कश्मीर या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट लिख देता। तो इस तरह के कोर्ट जिसमें थोड़ा सा डिटेलिंग की हुई है तो वो ऑप्शन होने की संभावना ज़्यादा है। वैसे भी इसका आंसर बी ही है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन अटेंड करने का। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन पॉपुलेशन? इन 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो कटिहार में ही ज़्यादा है, पता ही आपको, रटने वाला चीज़ है, रटा होगा आप लोगों ने अच्छे से। आगे देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं रेस्पायरेशन, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी, रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। रेस्पायरेशन मतलब ब्रीथिंग नहीं होता है, ब्रीथिंग केवल सांस लेना सांस छोड़ना, वो ब्रीथिंग है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है, रेस्पायरेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और उस सेल भी तो कोई एनर्जी रिलीज कर रही होगी ना, तो उस एनर्जी का रिलीज जो करता है उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी लॉस होता हो, एनर्जी रिलीज हो रही हो, उसको बोलते हैं। या हीट को जो रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब तो इंडोथर्मिक क्या होता है? इंडोथर्मिक क्या है? जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रही हो, जहाँ पे हीट जो होती है ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जहाँ पे हीट ऑब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, तो इवेपोरेशन इंडोथर्मिक है। कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा हम लोग डाल दिए हैं, ठीक, कपड़ा डाल दिए, कपड़ा सूखने के लिए डाल दिए, तो वो हीट को ऑब्जॉर्ब भी कर रहा है ना अपने अंदर, हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो इवेपोरेट होकर के बाहर निकल गया सब चीज़। ठीक है, तो वो हो गया इंडोथर्मिक। मिल्टिंग ऑफ आइस हो गया, तो आइस क्रिस्टल को हम लोग रख दिए बाहर, निकाल करके फ्रिज से बाहर रख दिए, तो हीट ऑब्जॉर्ब भी तो कर रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब करता है तभी तो पिघल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, ये सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर की बात करें। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, यहाँ पे सब्लिमेशन क्या है? कोई भी ठोस चीज़ है, कोई भी सॉलिड चीज़ है, कोई भी सॉलिड है, वो लिक्विड में ना बदल करके डायरेक्टली गैस में बदल जाए, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। कैम्फोर मतलब कपूर हो गया, तो कपूर को जलाते हैं तो तुरंत किस में बदल जाता है? वो गैस में बदल जाता है, वो एनर्जी में बदल जाता है। तो वो जलाते हैं तो इसमें से तो हीट रिलीज हो रही है ना भाई, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो ये इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक याद रखेंगे, ये इंडोथर्मिक है। अब आ गया रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम और गुड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसकी बात करें तो ये इंडोथर्मिक है। ये हीट को रिलीज करता है, जब रिएक्शन होता है इन दोनों का, इनका चूने को जैसे मिला दीजिए, पानी में मिला दीजिए, तो रिएक्शन करेगा तो उसमें से हीट रिलीज होता है, ऑब्जॉर्व नहीं करता, उसमें से रिलीज होता है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि कॉपी कंप्लीट कर देते हैं हम। जमुई गोल्ड के लिए फेमस है, पता है सबको। C का 2 देखेंगे, इसमें C का 2 एक ही में है, आपका डी आंसर हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। चलिए आगे वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। BPSC जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया है अभी तक, ADO हो गया, ASO हो गया, BPSC हो गया, या जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है BPSC, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।